अरे ये क्या कोमल, आज भी तू वही सूखी प्याज रोटी खा रही है? देख, मैंने तो बाहर से पिज्जा ऑर्डर किया है और केक भी। इतना बोलकर भारती पार्सल लेकर घर में जाती है। अपनी दोस्त को अमीर खाना लेते देखने के बाद कोमल घर में जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आखिर कब तक मैं इसी तरह सूखी प्याज रोटी खाती रहूंगी? मेरी किस्मत में कब वो दिन आएगा जब मैं भी बाहर का कुछ अच्छा खाना खाऊंगी? इतना बोल उदास कोमल चुपचाप जाकर सो जाती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द कोमल की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है, जहां बड़े ही प्यार से कोमल का स्वागत किया जाता है और कोमल अपनी पहली रसोई में पूरी सब्जी, खीर, बर्फी, पराठे आदि बनाती है। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, अगर ऐसा खाना खाने को मिल जाए तो आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, पर अब मुझसे और नहीं खाया जा रहा। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। सब खाने की तारीफ तो करते हैं पर कोई भी सही से खाना नहीं खाता और आधा खाना छोड़कर चले जाते हैं। ये देख कोमल मन ही मन खुद से कहती है, सबने मेरे खाने की इतनी तारीफ की पर किसी ने भी पेट भर खाना नहीं खाया, बस नाम के लिए मुंह झूठा कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आया। उदास कोमल अब खुद बैठकर खाना खाती है। कुछ देर बाद शाम को जब कोमल खाना बनाने के लिए रसोई में जा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी सास बाहर से फूड पार्सल लेकर आई है। ये क्या है माँ जी, आपने खाना ऑर्डर कर लिया? मैं खाना बनाने जा ही रही थी। कोई जरूरत नहीं है बहू खाना बनाने की। हम घर में 4-5 लोग तो हैं। अब उनके लिए क्या तुम बार बार खाना बनाओगी? अच्छा किया जो तुम्हारी सास ने खाना ऑर्डर कर लिया। वैसे आज क्या ऑर्डर किया है? कुछ ज्यादा नहीं, कुछ नूडल्स, मंचूरियन और ड्रिंक में कोल्ड कॉफी और मोइतो है। ये कैसे खाने के नाम है? मैंने तो आज से पहले ऐसी डिश के नाम कभी नहीं सुने। नहीं सुने तो आप सुन लो भाभी, क्योंकि हमारे घर में तो इसी तरह के खाने आते हैं बाहर से। हम लोगों से नहीं बनता रोज रोज खाना, और ना ही हमें घर का खाना खाना इतना पसंद है। वो तो आज आपकी पहली रसोई थी तो इसीलिए हमने खा लिया। माँ, बहुत भूख लग रही है, अब जल्दी से खाना लगा दो। हाँ, तुम खाना लगा दो। मैंने सूरज को फोन कर दिया है, वो बस 5 मिनट में आ रहा है। वो सब तो ठीक है पापा जी, पर ये खाना तो बहुत महंगा होगा, कम से कम 2-3 हजार रुपए का होगा ही। भाभी, हमारे घर में एक दिन का खाना 2000 या 3000 का नहीं आता। हम लोग तो 10,000 से ऊपर का खाना खा जाते हैं। अब आप ज्यादा मत सोचो, जल्दी से खाना लगा दो। एक दिन के 10,000 के खाने का नाम सुनकर कोमल हैरान हो जाती है और मनी मन खुद से कहती है, मेरा ससुराल कितना अमीर है जो एक दिन में 10,000 का खाना खा जाता है। हमारे पास पैसे की क्या ही कमी। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं भी कुछ अच्छा खाऊं। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं रोज बाहर का अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। कुछ देर में सूरज भी घर आ जाता है, जिसके बाद वो लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब रसोई में कोमल चाय बना रही होती है तो उसके पास उसकी नंद सुमन आती है और अपनी भाभी को इटालियन फूड दिखाते हुए कहती है, भाभी जल्दी से बताओ आज लंच में क्या ऑर्डर करूं? ये कैसी डिश का नाम है? तिरामिसू? मुझे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा, पर जो अच्छा लग रहा है देखने में वो ऑर्डर कर दो। ठीक है भाभी, आप मुझे बता दो आपको क्या देखने में अच्छा लग रहा है, मैं वही ऑर्डर कर देती हूँ। पर सुमन, ये सब तो बहुत महंगे हैं, ये सब तो 5,000 का आ जाएगा। तो क्या हुआ भाभी, भूल गई क्या? आप आपके ससुराल वाले एक दिन में 10,000 से ऊपर का खाना खा लेते हैं। इतना बोलकर सुमन कुछ इटालियन फूड ऑर्डर कर देती है। एक बार फिर पूरा परिवार दोपहर का लंच एक साथ करता है और एक बार में 5,000 का खाना खा जाते हैं। फिर रात के खाने के लिए दोबारा से 5,000 का फैंसी आइटम ऑर्डर करके खाते हैं और इस तरह से एक दिन में वो सब 10,000 का खाना खत्म कर जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और कोमल को अब अपने हाथों के खाने की याद आने लगती है। जब से ससुराल में आई हूँ बाहर का ही कुछ न कुछ खा रही हूँ। एक काम करती हूँ, आज घर पर ही कुछ बना लेती हूँ और घर वालों से कह दूंगी कि एक दिन घर का कुछ खा लें। इतना बोलकर कोमल जैसे ही खाना बनाने लगती है वो देखती है कि बाहर से शोर आ रहा है। बाहर से आ रही आवाज सुनकर अब जब कोमल बाहर जाती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ है। अरे आओ आओ कोमल, देखो आज माँ ने और सुमन ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। चलो बैठकर खाना खाते हैं। पर बाहर से खाना लाने की क्या जरूरत थी? मैं सोच रही थी कि आज घर में ही कुछ खाना बना लेते हैं। अरे छोड़ो ना कोमल, क्या घर में खाना बनाना, राशन रखा है, कभी बाहर का मन ना किया खाने का तो घर में बना लेंगे। अभी जो है वो खाते हैं। आज हमने 10,000 का एक साथ खाना मंगा लिया है, लंच के बाद डिनर में भी यही खा लेंगे। क्योंकि घर वालों को बाहर का खाना पसंद था इसलिए बेचारी कोमल खाना नहीं बनाती और मन मानकर बाहर का खाना खाती है। जो कोमल बाहर का खाना देखकर काफी ज्यादा खुश थी, अब वो रोज रोज बाहर का खाना खाकर परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन
माँ जी बहुत दिनों से कुछ घर का नहीं खाया, क्या आज मैं सादा खाना बना लूं? बहू अगर तेरा इतना ही मन है तो ठीक है, मैं सूरज को कह दूंगी कि आज वो खाने में बाहर से कुछ ना लाए। अपनी सास की यह बात सुनकर कोमल को बहुत अच्छा लगता है और वो रसोई में जाकर दाल चावल रोटी सब्जी पकौड़े पापड़ आदि बनाती है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। अब जैसे ही पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर घर का खाना देखता है तो उन सब का मुंह बन जाता है और तभी सुरेश पूरे परिवार से कहता है, मेरे तो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा ये खाना। एक काम करते हैं, आज हम सब बाहर होटल में जाकर साउथ कोरियन डिश खाते हैं। वैसे भी काफी दिन हो गए बाहर होटल में खाना खाए हुए। पर पापा जी घर में इतना सारा खाना बना है, इसका क्या होगा? छोड़ो ना भाभी, ये खाना हम सुबह खा लेंगे या फेंक देंगे, अभी होटल ही चलते हैं। अब पूरा परिवार एक साथ कोरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो लोग रामियन तोबोक्के गिम्बाब जैसे डिश ऑर्डर करते हैं। गिम्बाब खाने का तो मजा ही कुछ और है। मुझे तो ये रामियन सबसे ज्यादा पसंद आया है। इस तरह पूरा परिवार खाने को एंजॉय करता है और 10,000 का बिल भरकर होटल से बाहर निकलते हैं, जहां कोमल की नजर होटल के बाहर कुछ गरीब बच्चों पर पड़ती है जो खाने के लिए तरस रहे थे। ये देख कोमल मन ही मन खुद से कहती है, शादी से पहले मैं भी अच्छे खाने के लिए ऐसे ही तरसती थी और आज अपने घर का साधारण खाना खाने के लिए तरस रही हूँ। एक इन्हें देखो कैसे घर का खाना बर्बाद करके बाहर 10,000 का खाना खा लिया। इतना बोलकर कोमल घर आती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन सूरज परेशान घर आता है। क्या हुआ सूरज, आज बाहर का खाना खाने का तुम्हारा मन नहीं है? कुछ मंगवाया भी नहीं और तुम यहाँ रूम में आ गए, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है कोमल, मैंने शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए लगाए थे और वो सारे डूब गए। मैं तो कर्ज में आ गया हूँ यार। अरे सूरज ये क्या, आज तो सीधा कमरे में आ गया, खाना नहीं मंगवाया। माँ आज घर का खाना कुछ खा लेते हैं ना, कभी कभी कोमल की भी बात मान लेनी चाहिए हमें। क्यों घर का खाना खा लेते हैं? तेरे पास पैसे नहीं है क्या? तू साल का 20 लाख कमाता है और जिसका बेटा साल के 20 लाख कमाई करता है उनके घर में भी भला पैसे की क्या कमी? हमें तो बाहर का ही खाना खाना है। शांति सूरज की एक नहीं सुनती, जिसके बाद सूरज अपने क्रेडिट कार्ड निकाल कर खाना ऑर्डर करवाता है। इसी तरह वो जब भी घर वाले बाहर खाने की जिद करते सूरज क्रेडिट कार्ड से उन्हें बाहर का खाना खिला देता, जिस वजह से क्रेडिट कार्ड का बिल लाखों में पहुंच जाता है और बिल न चुका पाने की वजह से एक दिन क्रेडिट कार्ड वाला घर आ जाता है। क्यों जी, क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए जेब में पैसे नहीं है और एक दिन में 10,000 का खाना खाने के लिए पैसे हैं? बड़े ही बेशरम लोग हैं आप। पिछले 3 महीना से क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा और आप रोज 10,000 का खाना खा रहे हैं। और खाओ 10,000 का खाना एक दिन में, कर्ज लेकर भला कोई अपने खाने के शौक पूरे करता है? कितने ही बेशरम लोग हैं। बेटा महीने का 20 लाख कमाता है, ये बोलकर हम लोगों को कितना शो ऑफ करती थी। असलियत तो अब नजर आ रही है। भैया जी घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि नहीं दे पाए, आप मुझे 5 दिन का समय दीजिए, मैं आपका बिल चुका दूंगी। कोमल क्रेडिट कार्ड वाले से कुछ दिन का समय ले लेती है, पर यह सब देखकर शांति और उसके पूरे परिवार का सिर शर्म से झुक जाता है। अब सूरज अंदर जाता है और सारी बात अपने घर वालों को बताता है। बेटा अगर तूने हमें पहले बताया होता तो हम तेरा साथ देते। बहू तो बिल्कुल सही थी, हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए थी। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब हम घर का खाना खाएंगे, घर का राशन बर्बाद नहीं होने देंगे। और रही क्रेडिट कार्ड के बिल की बात, मैं अपने गहने बेचकर वो बिल चुका दूंगी। उस दिन कोमल की ससुराल वालों को घर के अनाज की कदर होती है, साथ में पैसों की भी, जिसके बाद वो लोग एक दिन का 10,000 का खाना न खाकर घर में खुद खाना बनाकर खाते हैं और कोमल अपने गहने बेचकर क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाती है और एक बार फिर कुछ पैसे जोड़कर धीरे धीरे सूरज अपने सारे कर्ज चुकाता है और इस तरह उनकी जिंदगी फिर से लाइन पर आती है। गरीब कविता स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर बस्ता टांगे, हाथों में रिजल्ट लिए अपने माता पिता के पास आती है, जो घर के बाहर मिट्टी के बर्तन बना रहे और बेच रहे थे। साथ में कुछ ग्राहक भी खड़े थे। माँ ये देखो, क्लास में सबसे अच्छे नंबरों से मैं पास हुई हूँ। देखा शांति तुमने, मैं ना कहता था हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी। मैं तो अपनी बेटी को अब और पढ़ाऊंगा जहाँ तक वो पढ़ सके। अरे वाह विनोद भैया, तुम्हारी बेटी पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। अब तो तुम्हें मिठाई बांटनी होगी। हम जैसे गरीबों के बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतने अच्छे नंबरों से पास होते हैं। कविता का रिजल्ट देख न सिर्फ विनोद और शांति खुश होते हैं, बल्कि वहां कुछ गरीब लोग जो मिट्टी के मटके बर्तन लेने आए थे वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर यह सब विनोद के पड़ोसी अशोक और उसकी बीवी देखकर जलने लगते हैं। सरकारी स्कूल में फर्स्ट क्लास आकर तुम्हारी बेटी ने कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया। और अपनी बेटी पर थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना।
क्योंकि गरीब के बच्चे कभी कुछ नहीं कर पाते। देखना मेरी बेटी मेरी तरह एक दिन बहुत बड़ी इंसान बनेगी और तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही तरह मिट्टी के बर्तन और मटके बनाती रह जाएगी। सही कहा अशोक भैया तुमने। आजकल गरीबों के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, अपनी औकात से बढ़कर सपने देखने लगे हैं। इस तरह अशोक और कुछ और अमीर लोग मिलकर गरीब विनोद का मजाक बनाते हैं, पर कविता और उसके माता पिता उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कविता तैयार होकर कॉलेज जाती है। वो जैसे ही कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचती है, उसके सामने एक महंगी कार आकर रुकती है और उसमें से बबीता नाम की एक लड़की निकलती है। ओए कविता, तुम इस कॉलेज के बाहर क्या कर रही हो? बबीता, मैंने भी तुम्हारी तरह इस कॉलेज में अपना एडमिशन लिया है। क्या? पर तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिला कैसे? जानती भी हो इस कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए मेरे माता पिता ने कितने पैसे खर्च करे हैं। यहाँ सिर्फ अमीर लोग आते हैं पढ़ने, ना कि तुम जैसे गरीब। जरूरी नहीं बबीता, जो अमीर हो वही अच्छी कॉलेज में जाए। अच्छे नंबरों की भी बहुत अहमियत होती है, जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली है और यहाँ मेरा एडमिशन हुआ है। इतना बोलकर कविता कॉलेज में चली जाती है। कविता को देख बबीता का खून खौल जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। सुनिए जी, आज हमारी कविता इतनी लेट हो गई कि वो अपना लंच घर में ही भूल गई। आप जल्दी से जाकर उसका लंच दे दीजिए ना, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। अब विनोद जल्दी से लंच बॉक्स लेकर साइकिल से अपनी बेटी के पीछे जाता है, जो कि मेन रोड पर पहुंच चुकी थी। पर वो देखता है कि बबीता कार रोककर कविता से कहती है, वैसे कविता तुम चाहो तो मेरी कार में बैठ सकती हो, वैसे भी हमें एक ही कॉलेज में जाना है। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओह कम ऑन कविता, अब शर्माना बंद भी करो और आकर गाड़ी में बैठ जाओ। पीछे से बाइक से बैग लिए अशोक भी आता है। अरे बेटा, इन गरीबों के मुंह नहीं लगते। ये देखो, तुम जल्दबाजी में अपना पर्स घर ही भूल आई थी। इसमें तुम्हारी माँ ने कुछ पैसे रख दिए हैं, तो अच्छा सा बाहर जाकर लंच करना। देख रहे हैं अंकल आप, मेरे पापा मेरी कितनी फिक्र करते हैं। चलो कविता, बैठो तुम। बबीता के कहने पर अब जैसे ही कविता गाड़ी का दरवाजा खोलने जाती है, बबीता अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चली जाती है। यह देख कविता को बहुत बुरा लगता है और वहीं अशोक अपनी बेटी की इन हरकतों पर हंसते हुए गरीब बाप बेटी का मजाक बनाता है। मुझे कभी कभी तुम गरीबों पर बहुत तरस और कभी कभी बहुत हंसी आती है। तुम जैसों के साथ मेरी बेटी ने बिल्कुल सही किया। बेटी, मुझे माफ कर दे। तेरे माँ बाप इतने गरीब हैं कि तुझे कॉलेज जाने के लिए नई साइकिल भी नहीं दे सकते। ये पुरानी साइकिल देकर तुझे कोई फायदा नहीं, कभी भी धोखा दे सकती है। पापा, ऐसी बातें करके आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। आपने मुझे जितना भी दिया है मेरे लिए वो काफी है। इतना बोलकर विनोद सिर झुकाकर अपने घर जाता है, तो वहीं कविता भी कॉलेज जाती है और अशोक भी उन गरीबों का मजाक बनाकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जब विनोद का उतरा हुआ चेहरा शांति देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है। क्या हुआ जी, आज फिर किसी ने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया क्या? हाँ शांति, और अब लोग हमारा मजाक तब तक बनाएंगे जब तक हमारी बेटी कुछ करके न दिखा दे। अब हमारी बेटी ही हम गरीबों का मान सम्मान बढ़ा सकती है। क्योंकि अशोक और उसका परिवार अमीर था, इसलिए उनका घमंड भी काफी ज्यादा था। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते फर्स्ट ईयर के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हर समय बबीता अपने दोस्तों के साथ घूमने और पार्टी करने में व्यस्त रहती थी, इसलिए वो पढ़ाई नहीं करती। और एग्जामिनेशन हॉल में जब सभी बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं तो बबीता कविता के पीछे बैठी उसकी आंसर शीट छुप छुप कर देख रही होती है। कितना छोटा छोटा लिख रही है ये, लगता है अब मुझे अपनी चिट निकालनी ही पड़ेगी। इतना बोलकर बबीता चिट निकालकर नकल करने लगती है और पीछे से टीचर आती हैं और वो पकड़ी जाती है, जिसके बाद उसके माता पिता को बुलाया जाता है। ये देखिए, आपकी बेटी घर से पहले ये चिट बना कर लाई है ताकि पेपर में नकल कर सके। अरे सर, बच्चे हैं, थोड़ी बहुत नकल तो करेंगे ना। आप कुछ ले देकर रफा दफा कर दीजिए। और ये बात अपने तक ही रखिएगा, प्रिंसिपल तक ना पहुंचे, वरना मेरी बेटी का तो कॉलेज से नाम कटेगा ही कटेगा। पर आपकी नौकरी पर भी बात आ सकती है सर। आप जानते हैं ना हम कौन हैं। सही कहा मैडम, लक्ष्मी से बढ़कर और क्या ही चीज होगी। फिक्र मत कीजिए, इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। पर बबीता, तुम अगली बार से नकल मत करना, वरना तुम्हें बचाना मुश्किल होगा। इस तरह उस दिन अशोक पैसे देकर अपनी बेटी के एग्जाम करवाता है और घर जाकर अपनी बेटी से कहता है, अरे उस गरीब की बेटी को देखो, आज तक ट्यूशन नहीं लिया फिर भी टॉप करती है। और एक तुम्हें देखो, अगर अब तुम पकड़ी गई तो मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला। और कल से तुम शहर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगी पढ़ाई करने। और अगर इस बार कम नंबर आए तो तुम्हारी हालत मैं कविता के जैसी कर दूंगा।
अशोक अपनी बेटी को डांट कर वहां से चला जाता है, पर बबीता पर कोई असर नहीं पड़ता। तो वहीं विनोद अपनी बेटी के लिए एक इंस्टीट्यूट देखकर आता है। बेटा, मैं तेरे लिए एक ट्यूशन देख कर आया हूं, तो कल से वहां चली जाना और अच्छे से पढ़ाई करना ताकि पूरे कॉलेज में टॉप कर सको। पापा, मुझे किसी भी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। मुझे सेल्फ स्टडी करना पसंद है। आप देखना, मैं पूरे कॉलेज में टॉप करूंगी। ये आपकी बेटी का आपसे वादा है। इतना बोलकर कविता किताब लेकर पढ़ने बैठ जाती है। समय यूं ही बीतता है और देखते देखते फाइनल ईयर एग्जाम शुरू हो जाते हैं और इस बार भी कविता मन लगाकर पढ़ाई करती है और बहुत जल्द रिजल्ट का दिन भी आ जाता है और उस दिन कॉलेज में सभी बच्चों के पेरेंट्स आते हैं। अरे 10 बज गए, जल्दी चलिए ना जी, हमें कॉलेज टाइम पर पहुंचना है। हाँ, मैंने साइकिल निकाल दी है, अब जल्दी से साइकिल पर बैठो। अरे भैया, आज अपनी बेटी के कॉलेज जा रहे हो? अगर खुद की गाड़ी नहीं है तो ऑटो से चले जाओ। आज के दिन भी साइकिल से जाकर अपने साथ साथ अपनी बेटी की भी क्यों इंसल्ट करवा रहे हो? इतना बोलकर घर के बाहर खड़ी ममता गरीब विनोद और शांति के ऊपर हंसने लगते हैं, पर वो लोग ममता की बातों का जवाब न देकर अपनी साइकिल पर बैठकर कॉलेज के लिए जाते हैं और जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं तो दरवाजे पर खड़ा गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोकने लगता है। अरे भाई साहब, कहाँ अंदर चले जा रहे हो? तुम जैसों के लिए यहाँ एंट्री नहीं है, यहाँ साइड हटो। तभी पीछे से गाड़ी का हॉर्न देते हुए और गाड़ी का विंडो खोलकर अशोक कहता है, अरे रास्ता छोड़ो गार्ड। हाँ, क्या बोला? सुनाई नहीं दिया? दरवाजा खोलो भाई। अब गार्ड दरवाजा खोलता है और अशोक अपनी गाड़ी लेकर अंदर चला जाता है और गार्ड दरवाजा बंद कर देता है। यह सब कुछ दरवाजे पर खड़ा विनोद देखकर बहुत दुखी होता है। तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है और वो दरवाजे के बाहर से अपनी बेटी को आवाज देता है और कविता गार्ड के पास जाकर गार्ड से कहती है, अंकल, उन्हें आने दीजिए, वो मेरे माता पिता हैं। माफ करना भाई साहब, मुझे पता नहीं था। आप आराम से जा सकते हैं अंदर। गार्ड अब दरवाजा खोलता है और विनोद अपनी बेटी और बीवी के साथ कॉलेज के अंदर जाता है, जहां वो कॉलेज को देख बहुत ही खुश होता है। कुछ देर बाद वो लोग एक बड़े से हॉल रूम में जाते हैं और जब गरीब विनोद अपनी बीवी के साथ चेयर पर बैठता है तो कुछ बड़े लोग आकर उन्हें वहां से हटा देते हैं। अरे तुम जैसों को इस कॉलेज में एंट्री कैसे मिल गई? साइड हटो यहाँ पर। हाँ, यहाँ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बैठेंगे, ना कि तुम जैसे गरीब लोग। जिस काम के लिए आए हो जाकर वो काम करो। चलिए जी, हम कहीं और चलते हैं। अंकल जी, सोच समझ कर बोलिए। मैं भी इस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और ये मेरे पेरेंट्स हैं। कोई बात नहीं माँ, आगे जगह नहीं है, आप मेरे साथ पीछे चलिए, हम सब पीछे खड़े हो जाएंगे। कविता अपने माता पिता के साथ सबसे पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और जब हॉल में कुछ नौकर स्नैक्स लेकर पेरेंट्स के पास जाते हैं तो एक ड्रिंक शांति उठा लेती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है ये स्नैक्स सिर्फ स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के लिए है। तुम जाकर अपना काम करो और इस ड्रिंक को यहीं रख दो। भाई साहब, हम नौकर नहीं है, हम यहाँ काम करने के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए आए हैं। आज रिजल्ट निकलेगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को इनाम मिलेगा। हमें भी बुलाया गया है, तभी हम यहाँ पर आए हैं। अरे क्या हो गया है कॉलेज वालों को? कैसे कैसे बच्चों को एडमिशन देने लगे हैं आजकल। उस नौकर की यह बात सुनकर शांति और विनोद बहुत दुखी होते हैं, पर यह देख अशोक और ममता हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट होती है और सेकंड थर्ड पर आए बच्चों के नाम लिए जाते हैं और टीचर कविता का नाम लेती है। तो पूरे स्कूल में टॉप करके जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो है मिस कविता। कविता का नाम सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, तो वहीं शांति और विनोद काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब स्टेज पर अपना रिजल्ट और मेडल लेने के लिए कविता अपने माता पिता के साथ स्टेज पर जाती है। मुझे आज ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद हमारे कॉलेज में एक गरीब माता पिता की बेटी ने टॉप किया है। तो आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। क्या आपको इस चीज की उम्मीद थी? सर, बहुत उम्मीद थी, पर हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी की वजह से हमें इस तरह से सम्मानित किया जाएगा। आज हम बहुत खुश हैं। हमारी बेटी ने हमारा अपना पूरा वादा किया और हमारा सपना भी। ये सब मैं अकेले नहीं, अपनी माता पिता के बल पर कर पाई हूँ, इसलिए मेरे इस मेडल का श्रेय भी मेरे माता पिता को जाता है। ये सब देख अशोक और ममता का मुंह बंद हो जाता है और उनकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। अशोक घर जाकर विनोद और शांति से कभी नजरें नहीं मिला पाता, तो वहीं विनोद और शांति अपनी बेटी की वजह से पूरे गांव में सीना चौड़ा करके चलते हैं।